लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग देखी थी और 10 डिफरेंट टाइप के कॉन्सेप्ट्स देखे थे और ये वो जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं जो इंडस्ट्री जिसे यूज़ करती है और जिसके बेस पे पूरी अकाउंटिंग की प्रोसेस होती है। अब आज हम 4 कन्वेंशंस की बात करेंगे। कन्वेंशन मतलब ट्रेडिशंस, ठीक है। तो ये 4 ट्रेडिशंस हैं जो इंडस्ट्री फॉलो करती है। ये भी गैप प्रिंसिपल ही हम कह सकते हैं। और इसमें जो 4 हैं वो देखिए, एक तो कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी, कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर, कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म और कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी। ये 4 कंसेप्ट आते हैं, ये 4 कन्वेंशंस आते हैं अकाउंटिंग में, जिसको डिस्कस करने की ज़रूरत है, जो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी ये कहता है कि जो भी प्रोसीजर आप फॉलो कर रहे हो एक अकाउंटिंग पीरियड में, सेम प्रोसीजर आप दूसरे अकाउंटिंग पीरियड में भी फॉलो करोगे, ठीक है। आप एकदम से जंप नहीं मारोगे, एक ऑर्डर फॉलो कर रहे हो, एक कोई रूल फॉलो कर रहे हो तो उसको अगले साल भी रूल फॉलो करोगे, ठीक। जैसे फॉर एग्जांपल डेप्रिसिएशन इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है। डेप्रिसिएशन आप जानते हैं कि जो एसेट्स होता है इसकी वैल्यू जो है साल बर साल घटती चली जाती है, तो ये जो है डेप्रिसिएशन कहलाता है। तो डेप्रिसिएशन जो है वो कई तरीके से निकाला जाता है। तो सपोज कर लीजिए एक मेथड कहलाता है SLM मेथड। SLM मेथड मतलब स्ट्रेट लाइन मेथड, ठीक है, स्ट्रेट लाइन मेथड, ठीक। सपोज कर लीजिए कोई एसेट हमारा 500 रुपए का है, ठीक, और इसकी जो लाइफ है वो 4 साल की है। और ये मानिए कि लास्ट में जो है हमारे पास जो साल्वेज वैल्यू है, साल्वेज वैल्यू क्या होता है, जो स्क्रैप बचता है, जो लास्ट में मशीन का कुछ पार्ट बच जाता है, जो उसकी लाइफ के बाद बचता है, जिसको कबाड़ मूल्य कहते हैं। तो कबाड़ मूल्य मान लीजिए इसका 100 रुपये बचता है, ठीक। तो 4 साल में ये कितना डिप्रिशिएट हुई, 400 रुपये। तो हर साल ये कितना डिप्रिशिएट हुई, 100 रुपये। तो हर साल ये 100 रुपये डिप्रिशिएट हुई, ठीक है। तो ईयर 1 के एंड पे 100 रुपीज़ का डिप्रिसिएशन हुआ, ईयर 2 के एंड पे 100 रुपीज़ हुआ, ईयर 3 के एंड में 100 रुपीज़ हुआ, ईयर 4 के एंड में 100 रुपीज़ हुआ, और बाद में जो बचा वो बचा स्क्रैप, 100 में ये चला गया। डिप्रिसिएशन हम क्यों रखते हैं, क्योंकि हमने पिछले टर्म में देखा था कि जो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट होता है, जिसमें ये मानता है कि बिजनेस विल नेवर गोइंग टू डाई। अगर बिजनेस डाई नहीं करेगा तो इसके लिए क्या है कि ये गोइंग रहेगा, आगे चलता रहेगा। तो जो भी एसेट्स हैं हमारी लैंड को छोड़ के, उनकी लिमिटेड लाइफ होती है, तो हमको कुछ प्रोविजंस करने होते हैं कि इस एसेट्स की एक्सपायरी पीरियड पे उस एसेट्स को हम फिर से प्रोक्योर कर सकें, उस एसेट्स को फिर से हम खरीद सकें। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक खर्चा ही मान लेते हैं। डेप्रिसिएशन को एज ए एक्सपेंस माना जाता है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। डेप्रिसिएशन इज ट्रीटेड इन अकाउंटिंग एज एन एक्सपेंस, ठीक है। इसको एक्सपेंस मानते हैं, इसको खर्चा मानते हैं। हालांकि वास्तव में ये चीज़ खर्च नहीं हुई है, लेकिन डेप्रिसिएशन में आप क्या कर सकते हैं, कोई सिंकिंग फंड की पॉलिसी ले सकते हैं, तो ये जहाँ पे आप हर महीने इस पैसे को जमा कर सकते हैं, ठीक है। तो वास्तव में क्या हो रहा है कि ये पैसा अभी खर्च नहीं हो रहा है, ये पैसा आप ही के पास है, डेप्रिसिएशन का पैसा कंपनी के पास है, लेकिन हर साल आप क्या कर रहे हैं कि इसकी कीमत को घटाते चले जा रहे हैं और इसका एक प्रोविज़न कर रहे हैं, इस पैसे को अलग रखते जा रहे हैं, इसको एक्सपेंस मानते हुए। तो नेचुरली आप अगर खर्चा मानेंगे तो प्रॉफिट कब निकलेगा, जो आपकी इनकम में से सारे खर्चे घटाएंगे तो आपको प्रॉफिट मिलेगा, और उस खर्चे में ये डेप्रिसिएशन भी है। तो नेचुरल बात है कि जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट होगा उस पर भी ये प्रॉफिट डिपेंड करेगा, ठीक। अब मान लीजिए एक कंपनी एक्स है जो स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो करती है, एक कंपनी जो स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो करती है, और जो ये मानती है कोई एसेट जो हमने 500 का खरीदा, मान लीजिए कोई प्लांट है या कोई मशीन है, 500 की खरीदी और लास्ट में उसकी वैल्यू बची 100 रुपये, तो हर साल उसके 100 रुपये डेप्रिशिएट हो गए। दिस इज स्ट्रेट लाइन मेथड। दूसरा मेथड जो डेप्रिसिएशन का होता है ये कहलाता है रिटेन डाउन वैल्यू मेथड। रिटेन डाउन वैल्यू मेथड, ठीक है। आज के डिस्कशन के लिए मैं इन्हीं 2 मेथड को देख रहा हूँ, हालांकि डेप्रिसिएशन निकालने के 10 मेथड होते हैं और उनमें से कोई भी मेथड कंपनी अडॉप्ट कर सकती है, ठीक है। लेकिन हमें मेथड ऑफ कंसिस्टेंसी समझना है, तो इसके उद्देश्य से मैं समझा रहा हूँ। अब मान लीजिए कोई वाई कंपनी है,
वाई कंपनी है जो ये मानती है कि हर साल कांस्टेंट परसेंटेज से एसेट डेप्रिशिएट हो रहा है। यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू से डेप्रिशिएट हो रहा था, यहाँ पे कांस्टेंट परसेंटेज से डेप्रिशिएट हो रहा है। मान लीजिए ये फॉर एग्जांपल, मान लीजिए ये मानते हैं कि 32% से डेप्रिशिएट हो रहा है, ठीक है। मान लीजिए ये मानते हैं कि हर साल एसेट 32% से डेप्रिशिएट हो रहा है। तो पहले साल इसकी वैल्यू हुई 160, दूसरे साल इसकी वैल्यू हुई 109, तीसरे साल इसकी वैल्यू हुई 74, और फिर आखिरी साल जो बचा, चूंकि लास्ट वैल्यू 100 रुपये में इसे बिकना है तो सारा एडजस्टमेंट लास्ट में कर दिया, तो ये 52 करीब आता है, ये हमने 57 यहाँ पे ले लिया, ठीक है। तो ये रिटन डाउन वैल्यू मेथड हुआ, मतलब हर साल कांस्टेंट परसेंटेज से हम इसकी वैल्यू को रिड्यूस करते चले जा रहे हैं, ठीक है। तो पहले साल 32 हुआ, इसको घटा दिया, जो बचा उसका 32% निकाला, फिर जो आया उसको घटा दिया, इसका 32% निकाला, एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो देखिए हो क्या रहा है दोनों केसेस में, समझने वाली चीज क्या है, दोनों ही केसेस में जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट 4 साल में क्या इकट्ठा हो रहा है, 400 रुपये, चाहे आप इससे देखें चाहे इससे देखें, क्योंकि जब आप इसको बेच रहे हो 100 रुपये में, तो चाहे आप केस एक्स देखो चाहे केस वाई देखो, टोटल डेप्रिसिएशन कितना हो रहा है, टोटल डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू 400 रुपीज, ठीक। चाहे ये कंडीशन देखो चाहे ये कंडीशन देखो। लेकिन तो अगर हम 4 साल में चीज एनालाइज करेंगे, 4 साल में प्रॉफिट एंड लॉस एनालाइज करेंगे, तो हमको कोई फर्क नहीं दिखाई देगा, हमको ये पता चलेगा कि टोटल खर्चा 4 साल में 400 रुपये का होगा। लेकिन ईयर वाइज देखेंगे तो देखिए क्या होगा, ये खर्चा कम हो रहा है, पहले साल में ये खर्चा कम हो रहा है, ये खर्चा ज़्यादा हो रहा है, तो एक्स कंपनी क्या दिखाएगी, प्रॉफिट ज़्यादा दिखाएगी, ठीक है। एक्स कंपनी का प्रॉफिट ऊपर दिखाएगा, दूसरे साल भी एक्स कंपनी का प्रॉफिट ऊपर दिखाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए ये खर्चा कम है, डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस कम है, डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस कम है कंपेयर टू वाई। तीसरे बाकी 2 साल क्या होगा, कंपनी वाई प्रॉफिट ज़्यादा दिखाएगी। क्यों दिखाएगी? क्योंकि इसमें डेप्रिसिएशन की वैल्यू कम है, इसमें खर्चा कम है, जब खर्चा कम होगा तो प्रॉफिट ज़्यादा दिखाएगी, ठीक। तो जो इन्वेस्टर होगा, जो प्रूडेंट इन्वेस्टर होगा, जो पढ़ा लिखा इन्वेस्टर होगा, वो ये समझ जाएगा कि भाई इसमें प्रॉफिट ज़्यादा दिखा रहा है, इसमें कम दिखा रहा है, इसमें 2 साल ज़्यादा प्रॉफिट दिखा रहा है, बाकी 2 साल कम दिखा रहा है, इसमें 2 साल कम दिखा रहा है, बाद में 2 साल ज़्यादा दिखा रहा है। ये सिंपली प्रॉफिट वास्तव में उसकी परफॉर्मेंस पे नहीं है। ये सिंपली क्यों है? क्योंकि एक कंपनी एक्स स्ट्रेट लाइन मेथड अडॉप्ट कर रही है और दूसरी कंपनी वाई रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड अडॉप्ट कर रही है। सिर्फ इस मेथड के डिफरेंस के कारण ये चीज़ है, और 4 साल में वो चीज़ बराबर आ जा रही है। तो अगर उसको ये पता है कि किस मेथड से आपने डेप्रिसिएशन निकाला है, तो इन्वेस्टर एक्स और वाई कंपनी दोनों को एक ही तरीके से देखेगा, इसमें कोई डिफरेंस नहीं देखेगा। केवल डेप्रिसिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, अदर पैरामीटर्स अलग हो सकते हैं जो आपको सिलेक्शन में इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अब देखिए, मान लीजिए एक कंपनी ने कहा, अब कंपनी चाहे तो प्रोसीजर एक्स फॉलो कर सकती है, चाहे वाई फॉलो कर सकती है, लेकिन चारों साल इसे सेम प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। अगर कंपनी एक्स स्ट्रेट लाइन मेथड में चल रही तो चारों साल इसे स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो करना पड़ेगा। अगर कंपनी रिटर्न डाउन वैल्यू और कांस्टेंट परसेंट मेथड इस्तेमाल कर रही तो इसे चारों साल ये मेथड इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक। अब मान लीजिए एक कंपनी ने ये देखा कि यार प्रॉफिट तो हमें इन 2 सालों में ज़्यादा हो रहा है इससे, और बाकी में इससे ज़्यादा हो रहा है, तो पहले 2 साल तो हम ये प्रोसीजर अपना लें और बाद के 2 साल ये प्रोसीजर अपना लें। तो क्या होगा, जो इन्वेस्टर होगा वो, या जो आपके कंपनी में इंटरेस्टेड होगा, वो कंफ्यूज हो जाएगा, ठीक। तो ये कन्वेंशन बना, ये ट्रेडिशन बना कि जो आपके मेथड्स हैं उसमें एक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, उसमें चेंजेस नहीं होने चाहिए, या बहुत फ्रीक्वेंटली चेंजेस नहीं होने चाहिए, ताकि एक कंसिस्टेंट रिजल्ट को आप एनालाइज कर सकें और एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकें। तो ये सारे अकाउंटिंग प्रोसीजर्स का अल्टीमेट मतलब ये होता है कि जब आप स्टेटमेंट्स बनाते हैं तो एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन इन्वेस्टर ले सके, एक सही डिसीजन इन्वेस्टमेंट का जो इन्वेस्टर है वो ले सके। क्योंकि एज ए इन्वेस्टर मेरे पास भी लिमिटेड पैसा है और मैं चाहूँगा कि मुझे उस पैसे पे बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिले, तो मेरा ये राइट होना चाहिए कि मेरे को सही सूचनाएं दी जाएं ताकि मैं एक प्रॉपर इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटेजी बना के सही कंपनी पे इन्वेस्ट कर सकूं, ठीक। तो मेथड ऑफ कंसिस्टेंसी यही कर रहा है कि इफ यू आर ए कंपनी इज फॉलोइंग एक्स स्ट्रेट लाइन मेथड, देन दे विल कंटिन्यू टू फॉलो दिस मेथड। इफ ए कंपनी इज फॉलोइंग द WDV मेथड,
तो वो दे विल कंटिन्यू टू फॉलो दिस। ठीक, इसी तरह क्या होता है कि कई बार जैसे किसी कंपनी में हम प्रॉफिट निकालने के लिए एक चीज़ और होती है, जैसे मान लीजिए आपने सेल्स की, सेल्स में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है, सेल्स मतलब कितने की सेल की, मान लीजिए आपने 1000 की सेल की, ठीक, और आपको जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, मतलब मान लीजिए आप फल ला रहे हैं और बेच रहे हैं, सपोज कर लीजिए, एक बिल्कुल सिंपल सिचुएशन, तो आपने 1000 रुपये में फल को बेचा और वास्तव में जो ये फल था आपका मात्र 600 रुपये में था, सपोज कर लीजिए, ठीक, तो आपका जो ग्रॉस प्रॉफिट होगा, ग्रॉस प्रॉफिट मतलब बाकी खर्चे आप हटा दीजिए, तो ग्रॉस प्रॉफिट जो होगा ये 400 रुपये का होगा, ठीक, ये बहुत सिंपल सी सिचुएशन हो गई। अब मान लीजिए इसी को थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल समझते हैं कि मान लीजिए एक बार में तो आप सारे फल खरीदेंगे नहीं, कई बार ऐसा है कि आप समय समय पे फल खरीदेंगे, और आप अगर आपकी कंपनी मान लीजिए फ्रूट जूस बनाती है तो वो साल भर उस चीज़ की सप्लाई करेगी, तो आपका जो रॉ मटेरियल होगा वो हर समय कांस्टेंट प्राइस पे नहीं होगा। हो सकता है आप एप्पल जूस बना रहे हो तो सीज़न पे इसके रेट कम हो, नॉन सीज़न पे इसके रेट ज़्यादा हो, तो आपको जो इन्वेंट्री है, जो सामान है, वो अलग अलग रेट्स में प्रोक्योर करना पड़ेगा। अलग अलग रेट में प्रोक्योर करेंगे तो ये तो बताना बहुत मुश्किल है कि साल भर की जो सेल हुई है, 6 महीने की सेल हुई है, या 1 महीने की सेल हुई, इसमें जो सेब आया था इसमें कौन वाला था, इसमें पहले ऑर्डर वाला था, दूसरे ऑर्डर वाला था, तीसरे ऑर्डर वाला था, या महाराष्ट्र से ऑर्डर किया था वो था, या हिमाचल से ऑर्डर किया था वो था, या नैनीताल से ऑर्डर किया था वो था, ये बताना मुश्किल होगा, ठीक। तो इन्वेंट्री वैल्यूएशन के लिए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के लिए हम क्या निकालते हैं, हम 2 मेथड यूज करते हैं। मान लीजिए हम कहते हैं लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट, या हम फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ये 2 स्ट्रेटेजी में कोई भी अपना सकता है, ठीक है। तो लास्ट इन फर्स्ट आउट मतलब जो लास्ट में आएगा उसकी जो कॉस्ट होगी वो हम कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में लेंगे। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मतलब जो सबसे पहले आया उसमें जो रेट होगा उसको हम लेंगे। तो ऑब्वियस बात है कि जो हमारा सामान आया लास्ट में या शुरू में, हर रेट बराबर नहीं होगा, हो सकता है लीफो के रेट कम हो, फीफो के रेट ज़्यादा हो, या वाइस वर्सा भी हो सकता है। इस तरह कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड फिर बदल जाएगा। इवन टोटल आप अमाउंट देखेंगे, लीफो पर टोटल अमाउंट देखेंगे तो वो चीज़ सेम आएगी, बट जिस अकाउंटिंग पीरियड में आप इसको एनालाइज करेंगे उसमें कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इस चीज़ पे डिपेंड करेगी कि जो आप इन्वेंट्री का वैल्यूएशन कर रहे हैं वो लीफो के बेस पे कर रहे हैं, फीफो के बेस पे कर रहे हैं। और ग्रॉस प्रॉफिट इसी पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि जितना रेट कम होगा उतना ही प्रॉफिट आपको ज़्यादा दिखाई देगा। तो मान लीजिए एक पर्टिकुलर केस में आपने लीफो चालू किया, आपको प्रॉफिट ज़्यादा दिखाई दिया, फिर आपने कहा यार फीफो में तो, लीफो में अब कम प्रॉफिट दिखाई दे रहा, आप फीफो मेथड ऑफ वैल्यूएशन में शिफ्ट हो गए। तो ये प्रैक्टिस या ये ट्रेडिशन आप नहीं कर सकते। यू विल हैव टू फॉलो वन ट्रेडिशन, आइदर आप लीफो फॉलो करें या फीफो फॉलो करें, तब आपका जो कस्टमर है, जो इन्वेस्टर है, वो समझ जाएगा कि भाई इसने ये इन्वेंट्री वैल्यूएशन फॉलो किया है और इस वजह से ये कम प्रॉफिट दिखा रहा है या इस वजह से ज़्यादा प्रॉफिट दिखा रहा है, तो वो एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सकेगा। तो दिस इज द कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी। तो कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी सीधे तौर पे आपको ये बताता है कि आप जो भी मेथड्स फॉलो कर रहे हैं, चाहे डेप्रीसिएशन का, चाहे इन्वेंट्री वैल्यूएशन का, वो आप, कई मेथड्स होते हैं इसलिए आप वो मेथड कंटिन्यू फॉलो करेंगे, अनलेस आपके पास कोई स्ट्रॉन्ग रीजन ना हो कि आप एक मेथड से दूसरे मेथड में क्यों शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक। मान लीजिए कोई बहुत इंपॉर्टेंट आपके पास कारण है जिसके कारण आपको इन्वेंट्री वैल्यूएशन का मेथड शिफ्ट करना पड़ रहा है, या सॉरी डेप्रिसिएशन का मेथड शिफ्ट करना पड़ रहा है, या इन्वेंट्री वैल्यूएशन का मेथड शिफ्ट करना पड़ रहा है, तो उसके लिए दूसरा कन्वेंशन फॉलो करेंगे, दैट इज कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर। कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर में आप जब उसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे तो उसमें क्लियर कट लिखेंगे। तो जो आप P&L अकाउंट बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, उसमें नोट लिखेंगे नीचे, ठीक, कि दिस ईयर वी हैव adopted the written down value method, whereas previously we were using straight line method because of this reason, इन कारणों से हम इसको कर रहे थे। तो आपका जो इन्वेस्टर होगा उसको अब इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने में आसानी होगी, वो ये समझ जाएगा कि वास्तव में अगर ये प्रोसीजर चेंज हुआ है तो ये कोई विंडो ड्रेसिंग नहीं है, ये कोई चाल नहीं है, बल्कि कोई रीजन है जिसकी वजह से कंपनी ने ऐसा किया है, ठीक। लीफो फीफो में भी यही हो सकता है। मान लीजिए आपने कोई नया सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंट किया जो लीफो फीफो में फीफो को प्रीफर करता है और आप लीफो यूज करते चले आना है, तो आप उसका रीजन देंगे कि भाई इस रीजन से हम ये चीज कर रहे हैं।
बट अगेन मान लीजिए आपने एक डिसीजन लिया, आप मान लीजिए इस कन्वेंशन से इस कन्वेंशन में फॉलो हो गए, फिर दूसरे साल ऐसा थोड़ी होगा कि फिर आप इधर से इधर शिफ्ट कर दें, फिर आपको वो कंसिस्टेंसी फॉलो करनी पड़ेगी, ठीक। तो दिस इज द कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर। अब एक कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म, तो देखिए जो अकाउंट्स होता है ये हमेशा कंजर्वेटिव होता है। कंजर्वेटिव मतलब क्या होता है कि इग्नोर ऑल प्रोबेबल प्रॉफिट्स और गेन्स, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कोई बिजनेस हो रहा है और हमको लग रहा है कि अभी बिल्कुल हमारा कॉन्ट्रैक्ट साइन होने वाला है और इससे हमें एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिलने वाला है, लेकिन ये ट्रांजैक्शन अभी रियलाइज नहीं हुआ है, तो अकाउंटिंग बुक इसमें कुछ नहीं बोलेगी, साइलेंट रहेगी। ये प्रॉफिट होने वाला, ये कंजर्वेटिज्म है, मतलब हम प्रॉफिट के बारे में अगर कुछ होने वाला तो बहुत ज़्यादा खुश नहीं होंगे, पहले ही नहीं बता देंगे कि हमें ये होना है, क्योंकि अगर आप पहले बता देंगे ये होना और ये रियलाइज नहीं हुआ तो जो इन्वेस्टर या स्टेक होल्डर आपकी कंपनी में इंटरेस्टेड होंगे वो एक तरह से मिस इन्फॉर्म्ड हो जाएंगे। तो आप इस चीज को जल्दी नहीं बताएंगे, बट यू विल टेल ऑल पोटेंशियल लॉसेस, पोटेंशियल लॉसेस। तो मान लीजिए कोई आपकी कंपनी में इंटरेस्टेड है और आपके पास कोई कोर्ट केस चल रहा है जिसमें आपको उम्मीद है कि हम हार सकते हैं, तो आप इस चीज को क्लियर कट लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कि द कंपनी इज फाइटिंग ए केस और इसको हारने पे हमारे पास इतनी लायबिलिटी हमको पे करनी पड़ेगी। तो ऑल द पोटेंशियल लॉसेस यू हैव टू राइट डाउन, यू हैव टू टेल, और आउट द पोटेंशियल प्रॉफिट्स यू डोंट नीड टू टेल अनलेस दे आर रियलाइज्ड, ठीक है। तो ये कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म होता है, मतलब लॉसेस के बारे में हम बताएंगे और प्रॉफिट, प्रोबेबल प्रॉफिट के बारे में हम नहीं बताएंगे। दूसरा कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी। मटेरियलिटी मतलब ये भी इंपॉर्टेंट होता है कि कई बार किसी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में है और कुछ चीज़ हम खरीद रहे हैं, जो छोटी मोटी चीज़ें हमें कंपनी चलाने के लिए चाहिए ही चाहिए होंगी। जैसे मान लीजिए कोई मैन्युफैक्चरिंग आउटफिट है और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और उसमें मान लीजिए कोई ऑफिस भी होगा और ऑफिस में आपको पेन भी चाहिए होगा, आपको पेपर भी चाहिए होगा। तो सपोज कर लीजिए आपको पेन चाहिए, आपको पेपर चाहिए, है, मान लीजिए आपको पेपर वेट चाहिए, आपको स्टेपलर चाहिए, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको चाहिए होंगी डे टू डे वर्क के लिए। अब क्या है कि अगर हम अकाउंटिंग करेंगे और उसमें लिखेंगे पेन और फिर लिखेंगे हम पेपर और फिर लिखेंगे पेपर वेट और फिर लिखेंगे स्टेपलर, तो इतने ज़्यादा ग्रुप्स ऑफ ट्रांजैक्शन हो जाएंगे कि इनका कोई मतलब नहीं बनेगा। तो इनको हम एक ग्रुप में कर देंगे और इस ग्रुप को हम कह देंगे स्टेशनरी, ठीक है, स्टेशनरी, सो दैट जो एक डिसीजन लेने वाला होगा, अब ये पेन पेपर और स्टेपलर में नहीं पड़ेगा कितने की पेन आई कितने की, ये नहीं देखेगा, वो देखेगा यार स्टेपलर स्टेशनरी का हमारा इतना बजट था, इस स्टेशनरी में ये सब चीज़ें आ गई होंगी, ठीक। तो मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट यही है कि हम देखेंगे कि अल्टीमेटली जो बॉटम लाइन है वो किस चीज़ से अफेक्टेड हो रही है। अगर रॉ मटेरियल है तो हम उसको ऑब्वियसली रॉ मटेरियल में रखेंगे, लेकिन बहुत छोटे छोटे से ट्रांजेक्शन्स होते हैं कंपनी के अंदर, बहुत छोटे छोटे होते हैं, उनको हम एक चीज़ में क्लासीफाई कर देंगे और सारे खर्चों को उसमें डाल देंगे। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ मटेरियलिटी। तो ये हमारे कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी, सॉरी, तो ये हमारे चार जो हैं ये कन्वेंशंस थे जो कि अकाउंटिंग में हम ध्यान रखते हैं, या ये ट्रेडिशंस ऑफ अकाउंटिंग कहलाते हैं, जो हम ध्यान रखेंगे जब भी अकाउंटिंग प्रोसीजर को करेंगे, ठीक है। तो अब हम आते हैं अकाउंटिंग प्रोसेस में। तो अकाउंटिंग प्रोसेस में 6 स्टेप्स होते हैं। पहला होता है ट्रांजैक्शन, दूसरा होता है जर्नल, फिर होता है लेजर, फिर होता है ट्रायल बैलेंस, फिर होता है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, फिर होता है बैलेंस शीट। तो पूरी अकाउंटिंग प्रोसेस जो है इसमें इन 6 स्टेप्स में होती है। और 7वां एक स्टेप और होता है जो बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट को, स्टेटमेंट को मिला के बनता है, जिसे हम कैश फ्लो स्टेटमेंट या फंड फ्लो स्टेटमेंट कहते हैं, ठीक है। तो आफ्टर एवरी फाइनेंशियल ईयर जो कंपनी का ऑब्लिगेशन होता है वो ये होता है कि P&L स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और कैश फ्लो स्टेटमेंट, इसकी ऑडिटेड
शीट्स जो हैं वो आपको स्टेक होल्डर्स को दिखानी होती हैं, ताकि वो आपकी फाइनेंशियल कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ या बिजनेस की फाइनेंशियल हेल्थ या फ्यूचर को जज कर सकें, गेस कर सकें और उसके बारे में इन्फॉर्म डिसीजन ले सकें। तो एक एक करके डिस्कस करेंगे। देखिए, ट्रांजैक्शंस हमने देख लिया कि ट्रांजैक्शन वो लेन देन है जो बिजनेस में होता है ऑन डे टू डे बेसिस और जिसकी कोई मॉनेटरी वैल्यू होती है। ठीक, तो कोई भी लेन देन जिसकी कोई मॉनेटरी वैल्यू होती है, और ज़रूरी नहीं है कि वो कैश के रियलाइज़ होने पे ही हो। ये हमने जो पहले एक्रूअल सिस्टम देखा था उसमें भी देखा था कि हम सेल्स करते हैं या हम रॉ मटेरियल लेते हैं, सपोज कर लीजिए, तो ये हम क्रेडिट पे भी ले सकते हैं। तो जैसे ही हमारा रॉ मटेरियल हमारे प्रीमाइस में आ गया और हमने रिसीव कर लिया, तो वो एक ट्रांजैक्शन माना जाएगा। इसी तरह हमने सेल्स का सामान भेजा और वो जिस कस्टमर को भेजा उसके यहाँ रिसीव हो गया, तो वो हम मान लेंगे कि वो ट्रांजैक्शन हो गया। इसी तरह तमाम ट्रांजैक्शंस ऐसे हैं जो सुबह से शाम तक होते रहते हैं। ठीक है, तो ये ट्रांजैक्शंस जो हैं, ये पहला स्टेप होता है कि रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन। जो भी ट्रांजैक्शंस है उनको प्रॉपर रिकॉर्ड करना, उनका पहले अकाउंट करना कि कितने ट्रांजैक्शन हुए, किस किस समय हुए। तो ये ट्रांजैक्शंस जो हैं डेली बेसिस पे रिकॉर्ड किए जाते हैं। ठीक है, तो ट्रांजैक्शन का मतलब समझ गए, कोई भी लेना देना जो है जिसमें जिसकी मॉनेटरी वैल्यू है, जिसमें फाइनेंस इन्वॉल्व है, वो जो है ट्रांजैक्शंस कहलाता है। ठीक है, सेकेंड स्टेप इज जर्नल। जर्नल इज नोन एज फर्स्ट बुक ऑफ अकाउंटिंग। जर्नल को फर्स्ट बुक ऑफ अकाउंट्स कहते हैं। मोस्ट फंडामेंटल बुक ऑफ अकाउंट्स होता है। ठीक है, तो जो ट्रांजैक्शंस होते हैं, जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं, वो आप एक रजिस्टर में नोट करते जाते हैं जिसको कहते हैं जर्नल। ठीक, जर्नल में जो एंट्री होती है क्रोनोलॉजिकली होती रहती है। मान लीजिए अभी आज आपने स्टार्ट किया, आपका रॉ मटेरियल आया, थोड़ी देर में आपने बिजली का बिल पे किया, कुछ देर बाद क्या हुआ, आपने इंश्योरेंस की कोई इंस्टॉलमेंट पे की, सपोज कर लीजिए आपका कहीं से पैसा आ गया। तो इस टाइप के 50 ट्रांजैक्शन हो सकते हैं जो सुबह से शाम तक हो रहे हैं। तो जर्नल्स में क्या है, क्रोनोलॉजिकली डेट वाइज आप इस ट्रांजैक्शंस को लिखते चले जाते हैं। और वो अगेन आपको पता है कि हमेशा डुअल एस्पेक्ट में 2 अकाउंट्स इन्वॉल्व होते हैं, तो उनको कैसे लिखा जाता है वो सेपरेट इशू है, वो हम बाद में देखेंगे कि जर्नल में एंट्री कैसे की जाती है। लेकिन बेसिकली जर्नल में होता क्या है कि आप ट्रांजैक्शंस को, ऑल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। ये फर्स्ट बुक ऑफ अकाउंट्स कहलाती है, सबसे फंडामेंटल बुक ऑफ अकाउंट्स कहलाती है, और जर्नल से ही सारी चीज़ें आगे बढ़ती हैं। तो जर्नल की रिकॉर्डिंग जो अच्छी होना, सही होना बहुत ज़रूरी है। कई बार आप तुरंत करते हैं, कई बार ऐसा होता है कि मान लीजिए कुछ गलत हो गया बीच में, तो अकाउंटेंट क्या करते हैं, डेली बुक रखते हैं। डेली बुक में वो पूरी चीज़ नोट करते जाते हैं और शाम तक जो फाइनल ट्रांजैक्शंस होते हैं उनको जर्नल में नोट कर लेते हैं। लेकिन इनवेरिएबली कि शाम तक आपको सारे के सारे जर्नल्स एंट्री हो जानी चाहिए। जैसे आप टैली यूज़ कर रहे हैं तो उसमें जर्नल एंट्री अपने आप ही हो जाती है। आप जैसे ही वाउचर बनाते हैं, हमने बताया था एक ऑब्जेक्टिव ऑफ एविडेंस होता है जिसमें हर चीज़ के लिए आपको एक वाउचर चाहिए होता है। तो अगर आप टैली में जाएंगे तो उसमें हर चीज़ का एक वाउचर होता है। जैसे ही आप वाउचर बनाएंगे तो आपको क्या होगा कि अपने आप ही जर्नल एंट्रीज क्रिएट होना शुरू हो जाती है। तो ये तो वही ऑटोमेशन की बात। लेकिन मैनुअली क्या है कि कई बार आप डे बुक बनाते हैं, डे बुक के शाम को आप जो एंट्रीज पेंसिल से लिखते चले जाते हैं, जो एंट्रीज उसमें नहीं हो पाती हैं वो उसको काट देते हैं, उसको करेक्ट कर लेते हैं और फाइनली आप जर्नल्स में एंट्री कर लेते हैं। ठीक है, तो जर्नल का जो फॉर्मेट होता है वो देखिए 2 जगह है, अमाउंट डेबिट या क्रेडिट। 2 अकाउंट होंगे तो एक अमाउंट डेबिट हो रहा होगा, एक अमाउंट क्रेडिट हो रहा होगा। तो अमाउंट डेबिट भी है, अमाउंट क्रेडिट भी है। ट्रांजैक्शंस जो क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर होते चले जा रहे हैं। एल एफ कहलाता है लेजर फोलियो। लेजर फोलियो एल एफ कहलाता है लेजर फोलियो। ठीक, लेजर फोलियो। लेजर फोलियो जो है ये नेक्स्ट जो लेजर पढ़ेंगे उसका नंबर होता है। तो अगर कोई एंट्री है उसका यहाँ पे लेजर फोलियो पड़ा है तो लेजर में वो एंट्री आपको मिल जाएगी। ठीक, तो ये क्रॉस चेक होता है एक तरह से। ठीक, तो ये लेजर फोलियो होता है। तो जर्नल्स में क्या है, सारी की सारी एंट्री जो हो रही है वो लिखते चले जाते हैं। क्योंकि देखिए जो हमारी बैलेंस शीट बनती है अल्टीमेटली, या जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनना है, ये इन्हीं ट्रांजेक्शन से आना है। तो इन्हीं ट्रांजैक्शन से हमें पता चलेगा कि हमारी कितनी इनकम हुई, इसी पे तो पता चलेगा हमारा खर्चा कितना हुआ, हमारी देनदारियाँ क्या थी, सब इन्हीं से पता चलेगा। तो फर्स्ट बुक ऑफ अकाउंट शुड बी वेरी केयरफुली रिटन, ताकि इसी से सारी चीज़ें आगे बढ़नी। ठीक,
तो ये जर्नल हो गया जो फर्स्ट बुक ऑफ अकाउंट कहलाता है। अब देखिए जर्नल में क्या है कि एक आपने नोट तो कर लिया, लेकिन है क्या कि मान लीजिए हमको देखना है यार कैश कहाँ कहाँ खर्च हुआ या कहाँ कहाँ से आया, बिल्कुल सिंपल एकदम। तो हो सकता है कहाँ कहाँ गया, हमने रॉ मटेरियल खरीदा हो उसमें हमने कैश दे दिया, हो सकता है कुछ फर्नीचर खरीदा हो हमने उसमें कैश दे दिया, हो सकता है कहीं से हमारी सेल हुई हो वो चेक आ गया हो, ये कैश हमारे पास आ गया। ठीक, तो मान लीजिए 100 ट्रांजेक्शन दिन भर में हुए और हर दिन 100 ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, 15वें दिन हमें पता करना है कि कैश की पोजीशन क्या है। तो हमारे लिए क्या होगा, हम एक एक अकाउंट को देखें और देखें किसमें कैश गया और किसमें कैश आया और कैश की पोजीशन क्या रही, और लास्ट में हम बता पाएंगे पूरा गुणा भाग करके कि 15 दिन के अंदर हमारे पास इतना कैश आया था, इतना कैश गया और इतना कैश अकाउंट पर बचा है। यूजुअली क्या होता है, बैंक में आपके अकाउंट्स होते हैं, कैश बैंक में रखा जाता है, तो आप देखेंगे कि बैंक में मान लीजिए एक पर्टिकुलर अमाउंट एक्स रखा हुआ है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कितना पैसा आया और कितना गया और ये इतना बचा है, तो हमारे इस अकाउंट से मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर आपका पैसा ज़्यादा इस अकाउंट के हिसाब से आ रहा है, आपके बैंक में कम है, तो ऑडिटर कहेगा भैया बचा पैसा कहाँ गया, ये गबन हो गया। और अगर उल्टा है तो भी दिक्कत है कि आपने कोई ट्रांजैक्शन मिस कर दिया, कोई देनदारी इसमें लिखने तो मिस कर दी, कहीं ऐसा तो नहीं इस वजह से जो है ये गलती आ रही। तो ये प्रोसीजर्स होते हैं। तो अब मान लीजिए मेरे को कैश पता करना है, या रॉ मटेरियल समझ लीजिए, रॉ मटेरियल हमने खरीदा, आज एक एक्स सप्लायर से खरीदा, परसों वाई सप्लायर से खरीदा। कंपनी के भी फिक्स सप्लायर्स होते हैं, कई सप्लायर से वो रॉ मटेरियल प्रोक्योर करते हैं, और वो रॉ मटेरियल धीरे धीरे क्या है फिनिश गुड में बदलता है, फिनिश गुड में बदलता है। तो कई बार आपको ये ज़रूरत होती है कि आज हमारे पास इन्वेंट्री की पोजीशन क्या है, आज रॉ मटेरियल क्या है, कितना बचा हुआ है, कहाँ कहाँ से आया, कितना आया। तो अगर मैनेजर को ये डिसीजन लेना है तो उसके लिए जर्नल से ये चीज़ें निकालना बहुत मुश्किल होता है। तो हम क्या करते हैं कि जो सिमिलर टाइप के अकाउंट्स होते हैं उनको एक तरफ कर देते हैं, क्लासीफाई कर देते हैं, एंड दैट इज़ नोन एज लेजर। लेजर में क्या करेंगे, हम हर एक जो यहाँ पे ट्रांजैक्शन में एंट्री की होगी, तो मान लीजिए कैश हेड है, तो कैश लेजर में एक कैश का हेड होगा। ठीक है, ये कैश का हेड होगा, इस कैश हेड में जाएंगे तो आपको इसमें कैश की सारी एंट्रीज मिलेंगी कि इस पर्टिकुलर डेट में इतना पैसा आया, इस पर्टिकुलर डेट में इतना पैसा आया, कहाँ से आया। ये जर्नल फोलियो है, यहाँ पे लिखा है जर्नल फोलियो, JF इज जर्नल फोलियो। ठीक, जर्नल फोलियो, जर्नल फोलियो आपको ये बताएगा कि जर्नल के इस पेज से ये एंट्री ली गई, सो दैट आपको ये अगर कहीं डाउट हो कि ये कहाँ से आया तो आप जर्नल के उस पेज पे जाके देख सकते हैं कि ये एंट्री है या नहीं है। तो लेजर की एक कैश इतना कॉमन लेजर है, लेजर का हेड है कि कई बार इसको ऑल टुगेदर कैश बुक ही का कह दिया जाता है। ठीक है, क्योंकि बहुत से ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्टेड होते हैं कि हमको पता हो कि कैश की पोजीशन क्या है, तो इस एंट्री को कैश बुक ही कह दिया जाता है, क्योंकि इतनी ज़्यादा एंट्रीज हो जाती हैं छोटे मोटे ऑर्गेनाइजेशन में कैश की कि पूरा एक लेजर ही कैश बुक कहलाता है। तो एक अकाउंट ही हो गया वो, जिसको हम कैश बुक कहेंगे, जिसमें जर्नल की जितनी एंट्रीज हैं कब कब आई वो कैश के बारे में लिखेंगे। इसी तरह मान लीजिए इन्वेंट्री है, रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल हमारा XYZ कंपनी, तो अगर रॉ मटेरियल का एक हमारा अकाउंट होगा लेजर में, तो हम एग्जैक्टली देख सकते हैं रॉ मटेरियल कब आया, कितना आया, इसको कितना पेमेंट हुआ, कैसे पेमेंट हुआ और किन किन सप्लायर के थ्रू रॉ मटेरियल आया। ठीक, तो लेजर क्या है, लेजर में अकाउंट वाइज चीज़ें, हेड वाइज चीज़ें बनी होती है। सपोज कर लीजिए जैसे कॉलेज के उसमें देखें तो मान लीजिए आपका फंक्शन का कोई हेड है, फंक्शन के हेड में मान लीजिए कोई पैसा आया हुआ है, तो फंक्शन के हेड में कब कब फंक्शन हुआ, कितना खर्चा हुआ, कितना बचा, ये आप कर सकते हैं। या लाइब्रेरी बुक्स का मान लीजिए कोई हेड है, तो लाइब्रेरी बुक्स में कब कब कितनी बुक्स आई, अब कितना पैसा बचा है, तो इंस्टेंटली आप लेजर को देख के बता सकते हैं कि एक पर्टिकुलर अकाउंट में आपके पास कितना पैसा बचा है। ये आपको ये डिसीजन लेने में हेल्प करता है कि जो अथॉरिटीज़ होती हैं, जो कंपनी की अथॉरिटीज़ होती हैं, बाद में बजट सेट करती हैं, तो रॉ मटेरियल के लिए वो कितना बजट देंगी, या कैश के लिए कितना बजट देंगी, या किस चीज़ के लिए कितना बजट देंगी, इसमें डिसीजन लेने में उनको आसानी होती है। सपोज कर लीजिए एट द एंड ऑफ द ईयर आपने कहा कि एक पर्टिकुलर हेड में बहुत पैसा बचा रह गया, तो हो सकता है कि जो टॉप मैनेजमेंट वो डिसीजन ले कि भाई इसका जो एक्सेस पैसा बचा है इसको कहीं और ट्रांसफर कर दिया जाए, एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ। तो लेजर में जो होता है वो जो एंट्री नोट की जाती है, इसको कहते हैं लेजर की पोस्टिंग। ठीक, इट इज नोन एज अकाउंटिंग की भाषा में पोस्टिंग। तो जर्नल में एंट्री रिकॉर्ड की जाती है और उसकी पोस्टिंग जो है
वो लेजर में की जाती है। तो साइड बाय साइड हम करते रहते हैं, जब ट्रांजैक्शन इसमें हो गया तो हम लेजर में भी पोस्टिंग करते रहते हैं, सो दैट इससे हमको क्लियर कट आइडिया हो जाता है कि वास्तव में, इससे हमको क्लियर कट आइडिया हो जाता है कि वास्तव में जो अकाउंट क्लासिफिकेशन है उसके हिसाब से हर अकाउंट की पोजीशन क्या है, और ये हमको इन्फॉर्म डिसीजन लेने में मदद करती है। इसके आगे की जो 3 एंट्री है, जैसे ट्रायल बैलेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट और बैलेंस शीट है, ये हम अगले लेक्चर में देखेंगे। तो अभी समझने के लिए हमने 3 एंट्रीज को देख लिया, अकाउंटिंग प्रोसेस के 3 स्टेप्स को देख लिया कि ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं, जर्नल्स क्या होते हैं और लेजर्स क्या होते हैं, ठीक। और बाकी के ये 3 स्टेप्स जो हैं ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू बच्चों।